इसका पहला लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक मॉलिक्यूल होता है O2। O2 मॉलिक्यूल को जब हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा तो ये पैरामैग्नेटिक निकला, लेकिन लेकिन वीबीटी तो क्या बोल रहा था, ये डायमैग्नेटिक। वीबीटी ने क्या बोला था, ये डायमैग्नेटिक है, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और देखते हैं एनओ। एनओ एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते वीबीटी। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों का आंसर हमें कौन करेगा, एमईटी। कौन आंसर करता है, एमईटी। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वीबीटी एक्सप्लेन कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू, जो हम केसेस पढ़ते भी है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बोनेट आयंस, लाइक फॉस्फेट आयंस और सल्फेट आयंस, नाइट्रेट आयंस एक्सेट्रा। इनमें हम एक्सप्लेन करते भी हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। हम बात करते हैं वीबीटी क्या बोलता है और एमओटी क्या बोलता है। वीबीटी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है यहाँ पे पेयरिंग। उसकी वजह से बन जाता है एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलेंगे लोकलाइज बॉन्ड। क्या बोलेंगे, लोकलाइज बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, लोकलाइज बॉन्ड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है यहाँ पे लोकलाइज बॉन्ड। तो मेनली यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन या वेव नेचर के बारे में कोई खास बात उन्होंने नहीं करी थी। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से इन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी, डिस्ट्रक्टिव की बात ही नहीं करी थी। एमओटी पूरा फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैसा नेचर है, वेव नेचर होता है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अपना एक वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन है उसका। तो वेव्स के बारे में हम जानते हैं कि उनमें होता है एक फिनोमेना इंटरफेरेंस। क्या शो करते हैं वेव्स, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान लेते हैं एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और एक वेव ये भी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। एम्पलीट्यूड इनके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एटम्स यहाँ पे डिफरेंट लिए हैं, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट ही होंगे मेनली। सेम एटम होता तो एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है। तो होता क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो इनका एम्पलीट्यूड ओवरऑल बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कोई चार्जेस नहीं है, ये बस फेज रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव फेज में ट्रेवल कर रहा है और ये नेगेटिव फेज। तो ये एम्पलीट्यूड इसका ओवरऑल बढ़ जाएगा, पॉजिटिव फेज का भी बढ़ जाएगा और नेगेटिव फेज का भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही इसमें अपोजिट फेज में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड के होते हैं तो कैंसिल आउट होकर जीरो भी हो सकते थे। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, ये चीज़। तो बेसिकली अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कोई एग्जांपल दूँ तुम्हें, तो ये हम यूज़ करते हैं नॉइस कैंसलेशंस वगैरह जो होते हैं, उसमें यही मैकेनिज्म यूज़ होता है। जैसे हमारा ये मान लो तुम्हारा ईयरबड है, ईयरबड के अंदर एक सेंसर होता है जो आने वाली नॉइस की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है और उसी के अपोजिट फ्रीक्वेंसी वो भेज देता है, ताकि वो इसको कैंसल आउट करे, कुछ हद तक इसको कम कर दे, और जो आने वाली वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी काफ़ी कम। ये चीज़, तो सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसका। देखिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है पॉजिटिव ओवरलैप। बहुत सिंपल है, पॉजिटिव ओवरलैप होता है इसमें। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, देख सकते हैं। इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। भाई बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, कैसे बनेंगे हम बात करेंगे डिटेल में। नेगेटिव ओवरलैप बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव को। एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, फॉर जेई एंड फॉर एडवांस ऑफिसर। सारी बातें करेंगे हम बहुत डिटेल में, देखते हैं। तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या मीनिंग है
कि मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 कंबाइन होंगे तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने भी कंबाइन होंगे उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब उसमें से कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जब भी मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल के पास अपना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाएगी। और वो जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, पॉलिस का रूल है, गॉस प्रिंसिपल है, हुड्स रूल है, वो सब फॉलो करते हुए फिल होता है। कैसे होता है ये सारी बातें आगे होंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्रीज कंबाइन। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे 1s इजीली कंबाइन हो जाएगा, 1s 2s के कॉम्बिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, 1s 3s के कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इनकी एनर्जीज कंपेरेबल नहीं है। प्रॉपर सिमेट्री की बात है, जैसे मान लो पी वाई है ये, और एक मैंने ले लिया पी एक्स, तो इन दोनों के जो सिमेट्री है वो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट जो इनकी सिमेट्री है वो एक जैसी नहीं आती है, तो इनके कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है, मतलब नेगेटिव ओवरलैप हो सकता है। अभी क्या होता है, क्या बातें होता है इसमें, वो सारी डिटेलिंग होती है नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग है ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल, बहुत ही इजी। ठीक, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मुझे कॉम्बिनेशन करवाना है 1s 1s में, तो देखते हैं 1s के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, मतलब एंगुलर नोड नहीं होता, तो इसका जो फेज है वो चेंज नहीं होगा। फेज चेंज होने के लिए नोडल प्लेन या एंगुलर नोड होना चाहिए, फेज चेंज होने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक ही फेज में ट्रेवल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, किसी भी एंगल पे चलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज होगा या फिर ये नेगेटिव फेज होगा, कोई भी फेज। तो मान लेते हैं ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दोनों पॉजिटिव फेज में थे और इनका मैंने एडिशन करवा दिया, तो इनका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये कुछ ऐड होंगे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे था और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे। अभी जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनमें मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया है बीच में मेनली। ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस है, और ये इसके बीच में आ गया और इन्हें बाइंड करके रखे। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आने की वजह से इन दोनों के बीच की रिपल्शन कम हो गई, और ये इन दोनों के बीच में तो है ही अट्रैक्शन, तो ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल बनता है ड्यू टू लो रिपल्शन बिटवीन दिस टू न्यूक्लियस। ठीक, बहुत सिंपल। तो क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एक और बात, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच में ये जो सेंटर है, इसमें से आप कोई भी प्लेन पास, ये सेंटर मान लो इनका, तो इसमें से आप कोई भी ऐसा प्लेन पास नहीं कर सकते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। दूसरा केस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाया है आपने। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो है वो अपोजिट फेज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, बोल सकते हैं। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, साइड में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में है अट्रैक्शन, लेकिन इनके बीच में जो रिपल्शन होती है न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से हो जाता है हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाई। यही रीज़न होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसके बाद होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑर्डर होता है एनर्जी का, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं और वो बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।